डॉक्टर साहब, आज 16 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस हो गए 3 फेजेस में। आपने बहुत से इलेक्शंस देखे, 77 से लेके 2014 तक आप यहाँ नहीं थे, लंदन में थे उन दिनों, लेकिन इलेक्शंस तो थे। ये इलेक्शन किन वजूहात से अलग है और क्यों है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने वो कदम उठाया और इलेक्शन का बिगुल बच गया। दूसरा, आप ये पूछते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। उस वक्त हुकूमतें थी, आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 385A था। इस वक्त वो दोनों चीज़ें चली गई हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूटी है और इसमें सारे अफसर जो हैं वो उनके मातहत हैं। तो ये एक और चीज़ है। अब कितना प्लेइंग फील्ड हमें इलेक्शन कमीशन देखेगा, न सिर्फ मुझे बल्कि हर पार्टी को वो देखना है, क्योंकि जो इन्हें कल ट्रांसफ़र्स किए, इन्हें पहले मालूम था कि इलेक्शन आने वाला है, डेट्स आने वाली हैं, इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उन सब अफसरों को साइड कर दिया। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको मेहरबानी करके देखें उनको किस बिना पे इन्होंने इस वक्त हटाया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि एमसीसी अनाउंस होने से पहले कोई भी किसी किस्म के भी ट्रांसफर्स कर सकता है, एक डीसी और 4 एसपीज के अलावा, बाकी सब फील्ड में नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ, मगर आज खदशा है हर पार्टी के अंदर, बीजेपी के बगैर खदशा है कि इनको हटाया गया है, क्योंकि ये लेवल फील्ड देना चाहते हैं सबको। ये किसी का साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है इसी तरफ इनको देखना चाहिए। सर, बहुत बार ये बात कही जा रही है कि 1996 का इलेक्शन जो आपने लड़ा था और जब वज़ीर आला बने थे आप, और आज का इलेक्शन, वो किन्हीं हालात में मुख्तलिफ भी है और एक जैसा भी है। देखिए, आप कैसे देखते हैं? मुख्तलिफ इसलिए है, उस वक्त आतंकवाद बहुत ज़्यादा था, ज़बरदस्त था। कि आप ये देखिए कि दुकानें 4 बजे बंद हो जाती थी। अगर दूल्हा दुल्हन को लेने जाता था 12 बजे से पहले वो वापस आ जाता। ये नहीं पता था कि ज़िंदा आएगा भी या नहीं। हर तरफ से ग्रेनेड, बंदूकें, जो भी आर्सेनल के पास था उसका इस्तेमाल कर रहे थे। दिन को हमारी फ़ौज का और पुलिस का रूल होता था, रात को उनका रूल होता था। आज वो सूरत नहीं है। आज ज़रूर आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है, गलत है। उन्होंने दिखा दिया कि 5 साल में आतंकवाद है और इसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो 370 इसके जिम्मेवार नहीं था। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती आज है कि वो सूरत नहीं है जो उस वक्त थी। मैं उम्मीद करूँगा कि हुकूमत की तरफ देखें कि किसी भी तरीके से इलेक्शन पे कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से देखा, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं दोडा में एक जगह में गया, मैं वज़ीर आला था, वहाँ मैंने देखा मशीन फ़ौजी के इलाकों में रखी थी। जब मैं वहाँ लैंड किया हेलीकॉप्टर से तो मैंने उनसे पूछा, ये लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, जनाब कोई नहीं आया। तो मैंने सब सिक्योरिटी वालों को कहा, यहीं रहो, मैं ज़रा ऊपर जाऊँ गाँव में। मैं गाँव में गया तो मैंने गाँव में वालों से पूछा, उस दुकान वाला था वहाँ पे, वो मुझे देख के तो वो कांपने लगा। मैंने कहा, मुझे चाय का एक प्याला पिला दीजिए। उसकी बेगम गई अंदर चाय बनाने। मैंने इससे पूछा, क्या वजह है कि लोग नहीं आए? इन्होंने कहा, साहब इन्हें नीचे कहा था अगर कोई भी मशीन के सामने आएगा हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। उसका खामियाजा हमने देखा है। मैं मुख्यमंत्री था, इससे आई होप कि इस दफ़ा ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब, पोलिटिकली इस पर क्या चैलेंज है? पहले तो 96 में पीडीपी भी नहीं थी,
2002 में पीडीपी आ मैं नहीं गई। समझता हूँ किसी पार्टी को इसका फिक्र करनी चाहिए कौन है। लोग खुद समझेंगे कौन सी पार्टी है जो इनको इन मुसीबतों से निकाल सकती है। डॉक्टर साहब, आपने इस बार हमको भीख क्यों मांगनी पड़ी इलेक्शंस के लिए? क्योंकि इस मरकज़ की हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन में हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। और शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इन पर जोर लगाया कि सितंबर में आपको इलेक्शन करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन खुद अपने से डेट्स अनाउंस नहीं करेगा जब तक कि इसको ग्रीन लाइट प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से नहीं मिलेगी। देखिए, नॉर्मली इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की भी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑटोनमस नहीं बनाया। आज ये देखिए, इलेक्शन कमीशन में कौन है? इलेक्शन कमीशन में गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर हो, जी। एक चीफ जस्टिस थे ऑफ इंडिया और एक अपोजिशन का जो लीडर है हाउस का, वो होता था। आज क्या हुआ है? आज इन्होंने चीफ जस्टिस को अलग कर दिया, अलग कर दिया। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अपोजिशन का एक है। 2:1 बताइए, 2-1 ऐसा तो नहीं का होगा। दूसरा ये कि जो जिस तरह यहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। वो चूज़ करता था कि गवर्नमेंट के अफसरों में से कौन इस काबिल है जो इसमें जा सकता है। आज वो भी इनने हटा दिया। आज लॉ मिनिस्टर जो है वो भेजेगा। अब बताइए, कहाँ है फ्रीडम ऑफ इलेक्शन कमीशन? मैं उम्मीद करूँगा कि अगर कभी वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक हुकूमत आई, वो इस चीज़ को रिवर्स करेगी और इलेक्शन कमीशन को टोटल इंडिपेंडेंस देगी। डॉक्टर साहब, आपने कुछ चनाब वैली के दौरे में ये कहा कि आपकी पार्टी किसी से अलायंस नहीं करेगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा इरादा था, मैं तो इसी पे था। मैं देखना चाहता मेरी जमात कहाँ है, क्या हाल है इसका। मगर इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। इसका फ़ैसला अब इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ कि जल्दी पहुँचूँ वापस। वहाँ पे पार्टी बैठेगी, पार्टी इसका फ़ैसला करेगी कि हम अलायंस करेंगे किसी से या नहीं करेंगे। वहाँ मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में मैं इस तरह नहीं हूँ जिस तरह ये है कि अपना फ़ैसला ऊपर से ठोकते हैं। हमारे यहाँ तो फ़ैसला लोग फैसला करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो सभी पार्टीज़ के साथ देखा हुआ है, कांग्रेस के साथ भी आपकी अलायंस थी, एनडीए में भी But शामिल। I never got NDA into the state. No, that's true. They never were here. But Umar Saab was the minister in Vajpayee government. Yes, but BJP was not here. That's true. They were beyond Lakhanpur. That's The true. people who brought BJP here was the party you know. But सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 हफ्तों का टाइम है अब जिसमें इलेक्शंस होने हैं और रिजल्ट्स आने हैं, तो क्या इस समय में सारा कुछ हो जाएगा? आपकी पार्टी पहले पहले तो 14 दिन देते थे, वो भी याद है आपको। 14 दिन में आपको इलेक्शन करना पड़ता था। शुक्र करिए 6 हफ्ते दे दिए। डॉक्टर साहब, अगर पॉसिबिलिटी बनी अलायंस की, क्या आप रीजनल ग्रुप्स में से किसी को चूज करेंगे या नेशनल पार्टीज में से, कांग्रेस या अब बीजेपी? आपने मुझे वो सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं दे नहीं सकूँगा, क्योंकि जब तक पार्टी हाईकमान नहीं मिलेगी तब तक इसका फैसला करना कि किससे करेंगे मैं नहीं कह सकूँगा। जब फैसला हो जाएगा हम आपको फ़ोन पे उसी वक्त बता देंगे कि हम अलग लड़ेंगे या किसके साथ लड़ेंगे, तो उस वक्त होगा। तो सर, दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। खैर, ये आपने बताने से इनकार कर दिया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, मैं भी नहीं पूछूंगा। आप भी वज़ीर आला बनेंगे? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक चीज़ है, जीत के आएंगे वो फैसला करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू पुट माय कैंडिडेचर दैट आई एम द चीफ मिनिस्टर।
Let me ask you. That's frankly, I'm telling you. It's a question of people. The party that will win, they will decide who will be the chief minister. मैंने कहा पट्टे पे लिख के नहीं लाया. I mean, there are certain parties there, but what number you are aiming at that you will be winning these many seats? देखिए, it's a question that I can only ask a genie if I had that. Okay, please tell me how many seats I'm going to win. It's up to the people. If people think where we are the ones who can defend them, who can take care of them, who will give them the government that will work for them, ये तो लोगों तक है. लोग फैसला करेंगे कि हम इस काबिल हैं, इस जमात इस काबिल है कि उनकी मुश्किलें दूर करें. But आज मुझे बताइए, जो थालियां यहाँ बजाते थे, मिठाई यहाँ बैठते थे, 370 खत्म हुआ. आज वो क्या कहते हैं? कहाँ गई उनकी नौकरियाँ? कहाँ आज उनकी ज़मीनें भी जा रही हैं. जी. सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बाहर वालों को दिया जा रहा है. सेक्रेटेरिएट में जाइए, कितने अफसर हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, सारे यूपी से लाए हैं. क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ हैं? 75 साल जो चलाते थे उनने कैसे चलाई? इस रियासत को ज़मीन से आसमान तक किसने पहुंचाया? उन अफसरों ने. तो यहाँ के थे. डॉक्टर साहब, एक बात जो बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि फारूक साहब कभी ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं पाकिस्तान के, उनकी बात करते हैं, स्पोक्स पर्सन. ये आज ही की बात नहीं है. कांग्रेस से भी मुझे कहते थे, याद है आपको? मैं खालिस्तानी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं अमेरिकन एजेंट भी हूँ, कहते थे. हाँ, ये भी कहते थे कि बॉलीवुड का बड़ा मिला हुआ है, आज इससे शादी करेगा, आज उससे शादी करेगा. कितना कैरेक्टर असैसिनेशन मैंने नहीं देखा है. लेकिन सर अब ये भी ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन ये तो अगर मैं इनके साथ चला जाऊंगा, मैं तो दूध से धुला हुआ निकलूंगा. हाँ? है या नहीं है? बात तो सही जो है. भी इनके खिलाफ होगा उसके बारे में ये बर्दाश्त करना है जो ये कहेंगे. लेकिन डॉक्टर साहब, आपने रिपीटेडली यू हैव सेड इट कि जम्मू कश्मीर में कोई भी हुकूमत हो, उसको दिल्ली में कोई भी हुकूमत हो, उसके साथ मिलके चलना है, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर हुजूर, स्टेट. जब मैं ह्यूस्टन में अस्पताल में था, वो कहते हैं मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो तब राजीव गांधी की हुकूमत गिर गई. तो मुझे ये कहा गया, मुझे टेलीफोन आया कि साहब क्या करेंगे. मैंने कहा मैं राजीव गांधी का हाथ छोड़ नहीं सकता, मगर जो भी हुकूमत दिल्ली में है, अगर हमने इस रियासत को चलाना है, उनके साथ हमने मिल के चलना है. मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हमने झुक के चलना है. हमने अपना हक मांगना है जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मिलता है. तो उसमें क्या खराबी है? कल की स्थिति भी यही रहेगी? क्यों नहीं? मुझे बताइए अरुण, तुमने सारी ज़िंदगी देखी है, क्या उसके बगैर काम हो सकता है? तो शून्य में तो काम नहीं हो सकता. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सारा जो है मैन्युफैक्चर्ड है कि टू गेट द वोट्स डिवाइडेड, आप अपना वोट बैंक लें, वो अपना लें, पोलराइजेशन का एक माहौल बनाया. देखिए, मैं तो कभी पोलराइजेशन में नहीं हूँ. मैंने कभी हिंदू और मुसलमान को और ईसाई को अलग नहीं किया. मैं तो समझता हूँ वो सब इस रियासत के मालिक हैं. एक ही तबका मालिक नहीं है. ये तो ये लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये बांट रहे हैं. ये मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग. आपने कभी वज़ीर आज़म की तकरीर कभी सुनी नेहरू के वक्त से, जहाँ ये कहा जाए कि मंगलसूत्र है वो मुसलमानों में बांटा जाएगा? अगर तुम्हारे पास 2 घर है तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक मुसलमान को दी जाएगी? कभी आपने देखा ये? और फिर ये कहना कि मुसलमान घुसपैठिया हैं. वो तो कभी किसी वज़ीर आज़म को सुना? बल्कि वज़ीर आज़म कोशिश करता है सबको इकट्ठे चलाना. ये हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता. डॉक्टर साहब, व्हाट्स योर आउटलुक आफ्टर द इलेक्शंस? हाउ डू यू सी एंड आपका? वी हैव डिफ़िकल्ट टाइम्स. ये कहना कि बहुत आसान है. इस रियासत की हालत इतनी ख़राब है, बेकारी इतनी है. यानी आप देखिए, नौकर निकाले गए हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम निकाले गए, उनको फिल नहीं किया. डॉक्टर दरबदर हैं, वो डेंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारे अस्पताल, हमारे डिस्पेंसरीज, हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बाकी
इनके बगैर है। मशीनें नहीं हैं जिससे कि इंसान, आपका सबसे ज़्यादा रश आपके डिस्ट्रिक्ट से जम्मू आ रहा है या इंस्टीट्यूट में जा रहा है श्रीनगर है, या यहाँ से वो लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं। बिल्कुल। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने इसकी तरफ देखा नहीं। ये समझते हैं कि नौकरी लगानी नहीं, और नौकरी लगाएंगे तो बाहर वाले को लाएंगे। आपको याद है यहाँ एक पोस्ट निकला, उसमें केरला वाले को लगाया। अभी पोस्ट वुमन देखी गई, उससे पूछा गया कहाँ से हो, उसने कहा मैं हरियाणा से हूँ। क्या हमारे यहाँ पोस्ट वुमेन भी नहीं हो सकती? इतना हमारा हाल बुरा है कि हमारे पास तालीम नहीं है? क्या हम अपना हक नहीं हासिल कर सकते? मुझे बताओ अरुण, गए कहाँ? क्या हम लोग अभी प्रिजनर्स ऑफ देम? हम गुलाम हैं? डॉक्टर साहब, कल ये जो बच्चे हैं क्या वो डोगरी बोलेंगे जो बाहर से आ रहे हैं? आज देखिए कर्नाटका में आप लग नहीं सकते जब तक आप अपनी ज़बान नहीं बोल सकते वहाँ। तो हम पे ही क्यों ठोसेंगे? डॉक्टर साहब, आखिर में उमर साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि हम असेंबली में आते हैं, मतलब खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मतलब उनकी जमात, तो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अबाउट दिस आर्टिकल 370 restoration. All this depends. Once the assembly is formed, we all have to wait and see what will make this state prosper. What is going to be the conditions of the state? Are we going to lie in destruction, or are we going to develop and get back to that stage where Gujarat will come down and we'll go up? Doctor, so what will be your single line slogan this time around? I will tell people, please come out and vote for your existence. तशख़्ख़ुस के लिए लड़िए, अपनी बुनियाद के लिए लड़िए। जो इतना नारे मारते थे डोगरा डोगरा डोगरा, आज उस डोगरा कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए निकलिए और वोट दीजिए। कल ये नहीं कहना जब उनका कल्चर मिट जाएगा फिर वो चलाएंगे तब पानी आसमान से चला गया होगा। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि सब नफ़रतें छोड़ो और अपनी रियासत को बचाओ। Thank you, Dr. Saab. Thank you very much शुक्रिया for such a for candid coming. interview. I'm very grateful to you. Thank you very much.